हम लोग नागरी लिपि की प्राचीनता के बारे में, किसके बारे में? नागरी लिपि की प्राचीनता के बारे में। किसके बारे में? नागरी लिपि की प्राचीनता के बारे में सीखबे। तो आज देखो नागरी लिपि की प्राचीनता के बारे में जब हम कैसे सीखबे, जब नागरी लिपि की प्राचीनता के बारे में हुई बात तब देखबे यहाँ पर साथे साथे चलते रहे। यहाँ पर नागरी लिपि की प्राचीनता के बारे में तो कथी यहाँ पर देखते समझते हैं। नागरी लिपि की प्राचीनता की कब से 14वीं 15वीं सदी में। किस सदी में? 14वीं और 15वीं सदी की बात होती है। किस सदी में? 14वीं और 15वीं सदी में। जो 14वीं सदी से लेकर किस सदी में? 15वीं सदी में। किस सदी में? 14वीं सदी से लेकर 15वीं सदी में। किस सदी में? 14वीं सदी से 15वीं सदी में। किस सदी में? 14वीं से 15वीं सदी में। कहाँ के शासक? विजयनगर के शासक ने अपने उल्लेख में जिस लिपि का प्रयोग किया उसे हम क्या कहते हैं? नंदी नागरी। इसमें कहाँ के शासक किया था प्रयोग? विजयनगर के शासक। कहाँ के शासक? विजयनगर का शासक। कहाँ का शासक था? विजयनगर का शासक था, जिन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया। जिस शब्द का प्रयोग किया, जिस लिपि का प्रयोग किया, जो लिपि का विजयनगर के शासक लिपि का प्रयोग किया उसे हम क्या कहते हैं? नंदी नागरी। क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। नंदी नागरी कहते हैं। यानी 14वीं से 15वीं सदी में जो विजयनगर शासक जिस लिपि का प्रयोग किया उसे भी हम नंदी नागरी कहते हैं। अब आ गया इसके बाद तो विजयनगर के राजाओं ने लेख में क्या किया था? कन्नूर और किस किस में लिखा था? विजयनगर का जो राजा था, किसका राजा? विजयनगर का राजा। किसका राजा? विजयनगर का जो राजा था। किस राजा? विजयनगर का जो राजा था उसने किसका प्रयोग किया था? तो किस लेख का प्रयोग किया था? कन्नड़ भाषा में। जो लिखा था लेख ना, तो भाषा हो जी, ठीक ना, सब भाषा। तो कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। किस किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। जैसे तेलुगु भाषा, तेलुगु में, किस में? कन्नड़ में, तेलुगु में। और इसके बाद तेलुगु के बाद नागरी लिपि में मिलते हैं। इनके भाषा किस किस में मिलते हैं? कन्नड़ भाषा में, तेलुगु में और नागरी में। यानी किस किस में इस समय लिपते हैं। ऐसा ही अनुमान है कि इस वैदिक साहित्य में भी क्या था? नागरी भी लिखा जाता था। वैदिक साहित्य में भी क्या लिखा जाता था? वैदिक साहित्य में भी, वैदिक साहित्य को जैसे सब वैदिक साहित्य भी एक युग रहा है, किसमें? नागरी लिपि लिखा है। वैदिक साहित्य में भी क्या लिखा जाता था? नागरी लिपि को लिखा जाता था वैदिक साहित्य में। तो यहाँ तक हो गए। अब वैदिक साहित्य में भी नागरी लिपि को लिखा जाता था। और इसके बाद वैदिक साहित्य में भारत भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। हमारे देश जो भारत है, क्या मिला है? भारत में भी बहुत सारे लेख किस लिपि में मिले हैं? बहुत सारे लेख नागरी लिपि में मिले। बहुत सारे लेख किस में मिले हैं? हमारे नागरी लिपि में मिले। बहुत सारे लेख किस लिपि में मिले हैं? नागरी लिपि में मिले हैं। तो यहाँ से भी बात समझ आ गई। बहुत सारे लेख किस लिपि में मिले हैं? नागरी लिपि में लिखे मिले। सबको दिखाई दे तो बहुत सारे लेख किस में भाषा में मिले हैं? नागरी लिपि में लेख मिले हैं। अब जब बहुत सारे भाषा नागरी लिपि में मिले, इसके बाद हमने अब देखते हैं नागरी लिपि के साथ साथ, किसके साथ साथ? नागरी लिपि के साथ साथ हम लोग किसको देखेंगे? इसके बाद नागरी लिपि के साथ अनेक प्रसादिक भाषाओं का उत्पत्ति होती है। नागरी लिपि के साथ क्या? जो भी भाषा था प्रदेश की अपनी भाषा के, नागरी लिपि के साथ अपनी जो सब अलग अलग प्रदेश की अपनी अपनी भाषाओं का क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ था। अलग अलग उत्पन्न हुई थी। दो कोश सरपात की कृति थी जो 10वीं और 11वीं सदी की लिपि थी। दोहा काश। किसका? दोहा काश की बात हम जाने तो किसको जाने हम? दोहा काश की बात जाने तो दोहा काश की लिपि जो था, किस दोहा काश की लिपि? दोहा काश जो एक लिपि है, दोहा काश सरपाद की कृति थी। किसका कृति थी? दोहा काश सरपाद की कृति थी। जो सरपाद की कृति थी किस सदी में मिला था? यह 10वीं और 11वीं सदी में, 10वीं और 11वीं सदी की लिपि थी। ये कौन था? दोहकाश की कृति जो था, ये वाला दोहासाद की कृति कौन सदी में? 10वीं सदी से 11वीं सदी में। किस सदी में? 10वीं से 11वीं सदी में। तो दोहा को सरपात की कृति 10वीं 11वीं सदी की नागरी लिपि में 11वीं सदी की लिपि थी। सरपाद हिंदी के आदि कवि थे। सरपाद जो था उस किसका आदि कवि था? सरपाद जो था हिंदी आदि का कवि था। किसका कवि था? हिंदी आदि का कवि था। सरपाद जो था हिंदी आदि का कवि है। सरपाद किसका कवि था? हिंदी आदि का कवि है। नेपाल भारत के जैन भंडारों में भी इस काल की हस्तलिपि लिपि मिला है। नेपाल जो देश है, नेपाल भारत की जो क्या थी? भारत के जैन भंडार में भी इस क्या बोला? इस काल के अनेक हस्तलिपियां मिला है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी इसका कहाँ पे? नेपाल में भी क्या मिला है इसका? नेपाल में भी
नेपाल में जैन भंडार के जो नेपाल में है, नेपाल में भी जैन भंडार के क्या मिला, हस्तलिपियों का, हस्तलिपि जो था उसका काल मिला है। किस लिपि का, हस्तलिपि का। दे दही बैठे दही, हस्तलिपियों का क्या मिला था, लिपि मिला है इसी काल में। और हस्तलिपि के काल मिला है, इसी काल में क्या मिला था, मराठी बंगला का जन्म ले रही थी। और इसी काल में क्या ले रहा था, इसी काल में मराठा और बंगाल के जन्म ले रही थी। कहाँ पे होते देखना, वहाँ बरहंडा में देखना। इसी काल में हम किस काल में, जो अभी जो चल रहा था, इसमें जो जैन भंडार दोआकाश सर्पात की कृति 10वीं 11वीं सदी में, इसी काल में क्या हो रहा था, बंगाली भाषा के, क्या भाषा का, बंगाली भाषा का, किस भाषा का, बंगाली भाषा का उत्पन्न हो रहा था। बंगाली भाषा और मराठा भाषा क्या ले रहा था, इस काल में जन्म ले रहा था। मराठी और बंगाली इस भाषा में जन्म ले रही थी। और जब लिपि जन्म ले रही थी, इस लिपियों में नागरी लिपि, और इस लिपि में क्या था, इस लिपियों में नागरी लिपि भी इसके निकट की लिपि थी। झगड़ा न कथी होल गिर जाता है। और इसी लिपि में हम लोग देखेंगे, इसी लिपि में क्या था, और इसी लिपि में हम लोग देखेंगे, इसी लिपि में जो नागरी लिपि भी क्या कर रही थी, नागरी लिपि जो लिपि थी, नागरी लिपि इसी के निकट लिपियां, जो नागरी लिपि थी इसके निकट की लिपि ले रही थी। और अनेक विद्वान का मत है कि दक्षिण भारत, बहुत सारा विद्वान का कहना है कि जो नागरी लिपि है, सर विद्वान का अलग कहना है कि नागरी लिपि के कब जन्म हुए, सबका अलग अलग मत है। तो बहुत सारा विद्वान के कहने के मतलब कि नागरी लिपि का जन्म कब हुआ था, दक्षिण भारत में। कहाँ पे, दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस भारत में, हाँ तो बहुत ना पढ़ा ले रही, बहुत लंबा चैप्टर है। दक्षिण भारत में, किस भारत में, दक्षिण भारत, नागरी लिपि का लिखा कहाँ, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में का, दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख कहाँ, राजा एक रची, राष्ट्रकूट राज दंती दुर्ग। कौन रहे, राष्ट्रकूट के राजा कौन रहे, दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट के राजा। दक्षिण भारत के राजा के नाम कथी रहे, राजा राष्ट्रकूट, कथी रहे, राजा राष्ट्रकूट, याद कर सकते, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, कथी, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। इस राजा के कथी नाम रहे, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, जो दक्षिण भारत के राजा रहे। कहाँ के राजा रहे, दक्षिण भारत के राजा रहे। और जब दक्षिण भारत के राजा रहे तो इसने क्या किया था, एक साभागढ़ दान पत्र 754 ईस्वी में था। इसका जो लेख मिलता है कहाँ पे, साभागढ़ दान पत्र में इसका लेख मिलता है। किस लिपि में, नागरी लिपि में। कब मिलता है, साभागढ़ दान पत्र, तो इस पे भी दे दे कब, साभागढ़ दान पत्र, साभागढ़ दान पत्र, कौन पत्र, साभागढ़ दान पत्र। कब, तो कब कोई पूछे तो कब, 754 ईस्वी में। कब, 754 ईस्वी में। कब, 754 ईस्वी में। महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश में, कहाँ पे, महाराष्ट्र के कथी रहा, एक महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश था। कहाँ पे, महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश में। हम कहाँ पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश में। वहीं पे लिख दे भाई, दो बार चेंज करे से अच्छा नहीं। कहाँ पे, महाराष्ट्र के हम लोग देख सकते हैं, कहाँ पे से, महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश में सिलेहारों का राज था। महाराष्ट्र की जगह कहाँ पे है, कोकण प्रदेश। कहाँ पे हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र में। कहाँ पर देखेंगे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह का क्या नाम है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन सा जगह है, कोकण प्रदेश। कौन जगह है, कोकण प्रदेश। किस जगह की बात हो रही है, महाराष्ट्र में, कोकण प्रदेश की बात हो रही है। जब हम कोकण प्रदेश में, महाराष्ट्र में एक जगह है कोकण प्रदेश में, सिलहारों का राज्य था। सिलहारों का राज था। कहाँ था, महाराष्ट्र में। किस राज था, सिलहारों का राज था। किसका राज था, सिलहारों का राज्य। जब बात होती है सिलहारों की राज्य की बात हो, तो सिलहारों का राज्य कहाँ पे था, सिलहारों का राज्य कोल्हापुर गांव का नाम क्या था, सिलहारों का राज्य कोल्हापुर सतारा था। कोल्हापुर, कौन राज्य का नाम क्या था, कोल्हापुर, कोल्हापुर सतारा था। कौन सा था, कोल्हापुर सतारा था। जब कोल्हापुर सतारा था, यहीं पर अनेक नागरी लिपि का शिलालेख मिलता है। यहाँ पर अनेक नागरी लिपि को क्या मिलता है, लेख मिलता है। अनेक यहाँ पर भी क्या मिलता है, अनेक नागरी लिपि का लेख मिलता है। बहुत सारे नागरी लिपि को लेख यहाँ पर भी मिलता है। तो बहुत सारे का नागरी लिपि का लेख यहाँ पर भी मिलता है। कहाँ पे मिलता है, कोल्हापुर सतारा में मिलता है। और कोल्हापुर सतारा कोकण प्रदेश सिलहारी का राज्य, कोल्हापुर सतारा में अनेक नागरिकों का लेख मिलता है। किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। अब इसके बाद
मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे सिलेहारा का शासक का एक नाम था। कौन शासक था? सिलेहारा का एक शासक था। जैसे ये सिलेहारा का राज था, तो यहाँ का एक शासक था। इसका क्या नाम था? शासक का नाम, इस शासक का नाम, इस यहाँ का एक शासक का नाम क्या था? शासक का हाँ राजा गाँव इस केसी देव प्रथम था। क्या था? कि देव का एक प्रथम का एक शिलालेख ही लिखा था, केसी देव प्रथम। इसका नाम केसी देव प्रथम, एक शासक के मतलब राजा था। हिंदी के कथी वही पढ़ा रहे थे नागरी लिपि की प्राचीनता के बारे में, नागरी लिपि के इतिहास के बारे में, प्राचीनता के बारे में। नहीं, केसी देव प्रथम क्या थे? शासक थे। केसी देव कहाँ के शासक थे? तो सिलहारों का राज्य का शासक थे। इन्होंने बहुत सारा लेख लिखा था। केसी देव प्रथम भी बहुत सारा लेख लिखा था। इन्होंने एक शिलालेख मिला है, इनका एक शिलालेख मिला कब? इनका एक शिलालेख मिला है कहाँ पर? 1012 ईस्वी में मिला। कब मिला है? 1012 ईस्वी में लिखा गया था शिलालेख। कब? 1012 ईस्वी में। 1012 ईस्वी में लिखा गया है, जो किस में? संस्कृत मराठी में था। किस भाषा में था एक इनका शिलालेख? संस्कृत मराठी में। किस भाषा में? हम लोग जान सकते हैं, तो संस्कृत मराठी में था। किस भाषा में इनका लेख था? संस्कृत मराठी में था। और संस्कृत मराठी भी इसी लिपि की नागरी थी। और कि देवनागरी की ही लिपि क्या थी? नागरी लिपि क्या थी? संस्कृत जो मराठी भाषा क्या थी? इसी नागरी लिपि की ही एक भाषा थी, नागरी लिपि ही थी। तब नागरी लिपि थी, इस तरह से पता चल यहाँ पर चला। अब इसके बाद हम लोग देखते इससे आगे निगरा लिपि कैसी लिपि थी? तो उस समय अभी भी नागरी लिपि की ही एक रूप है ये सब, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग कर्नाटक के एक सरमन बेला। अब हम कहाँ आ जाते हैं? कर्नाटक जितना रहे ना राज्य दक्षिण भारत में, तब एक उत्पन्न सब जगह राजा रहे। अपना मगध, दरभंगा में राजा रहे, मुजफ्फरपुर में राजा न रहे। दरभंगा महाराज के नाम से सुने थे, यहाँ पे न रहे। अपन वैशाली में राजा रहते रहे। मुजफ्फरपुर पूरा जंगल रहा, पूरा जंगल। हाँ, मुजफ्फरपुर पूरा जंगल रहा। मुजफ्फरपुर नाम कहाँ पर? जब भूकंप सुने में आवे इतिहास में कि मुजफ्फरपुर शाह, जब भूकंप वैशाली बगल अल जब अल, तो वो वहाँ से हट कर यहाँ अल रह के शुरू कर ले। जंगल काटते काटते रह के शुरू कर ले, तो पूरा न कट ले लोग के सब लोग अपने हिसाब से अपना काटते गए काटते। अब जंगल जितना है उतना है। हाँ तो बैठ ना बैठ यहाँ पर। अब इस तरह से अगले तो आप देखते हैं हम किसके बारे में समझे। कहाँ पे? हटाई ना, आगे से बैठे ना, बात बदमाशी क्या लग रही है? कर्नाटक के सरमन बेला वही तो बैठ। कर्नाटक के सरमन बेला गोला कहाँ पे? जल्दी बैठे रहे लड़का। कर्नाटक के कहाँ पर हम देखेंगे? कर्नाटक के सरमन बेला गोला में। कहाँ पे? तक आगे होके बैठ जाए ना उन्हें से। आप दिखा दे छो उन्हें सामने से बगल से बैठे ना, दिखाई देता हूँ। देख ना उधर से बैठे ना, अरे तक उधर बैठे ना। ऐसा ना देखते हाँ चल। हाँ तो साइड हो तैका पीछे जा ही ना लड़का, पीछे जा ही ना, पीछे से बैठे ना फिर ऊपर बैठ। तो पीछे अविनाश के बगल में बैठ जाके। हाँ हुआ जो ना। कर्नाटक के कहाँ थे? सरमन बेला गोला में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य रहे है। कर्नाटक कौन है? कर्नाटक के राज्य, किस कर्नाटक कथी है? राज्य है। अभी भी कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक राज्य राजधानी, कर्नाटक राजधानी बेंगलोर के कर्नाटक की राजधानी। आप देखते यहाँ पे कर्नाटक की ना स्टूल क्या स्टूल है? देखे तो यहाँ पर देखे किचन में हाँ जो कुछ रखल तो हटा के उतार दी नीचे रख। कर्नाटक में एक जगह का नाम क्या था? सरवण बेला गोला। कौन जगह का नाम था? सरवण बेला गोला। कर्नाटक में एक जगह का क्या नाम था? सरवण बेला गोला। यहाँ पर ही सरवण बेला गोला नाम था। अब देखते जैन प्रसिद्ध का क्या था? तीर्थ स्थल था। यहाँ पर कौन लोग रहते थे? जैन प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। जैसे हिंदू धर्म हो जाए ना, बौद्ध धर्म हो जाए, उसी तरह से कौन एक धर्म था? जैन प्रसिद्ध का, जैन तीर्थ का एक क्या था? ये तीर्थ का प्रसिद्ध स्थल था। जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था। तीर्थ हाँ सरवण बेला गोला में।
ठीक ना। जैन तीर्थ का क्या था, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था, तीर्थ स्थल था। अब यहाँ पे तीर्थ स्थल था और यहाँ पे किसका एक मूर्ति मिला है, गोमतेश्वर का भव्य पुतल खड़ा किया गया। पूछल जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकला हुआ कि गोमतेश्वर के लेकर जितना पढ़े छे ना जान ले इतिहास में भी काम देते। तो ध्यान सुन, दो विषय के काम कर रही है अभी वाला पढ़े। गोमतेश्वर का मूर्ति कर्नाटक में ही मिलता है, श्रवणबेला गोला में। तो किसका मूर्ति, बहुत बड़ा पुतला खड़ा कर दिया गया था। कहाँ पे खड़ा किया गया था, श्रवणबेला में। कौन सा मूर्ति, गोमतेश्वर का। पूछते अब गोमतेश्वर का मूर्ति या पुतला कहाँ पर बहुत बड़ा मिलता है, या गोमतेश्वर का मूर्ति कहाँ पे है, कर्नाटक में ऑप्शन में रहते हैं या श्रवणबेला, दोनों में से एक ही ऑप्शन है, ठीक ना। यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर अनेक भाषाओं दोनों न रहते, कोई एक पूछते। यहाँ पर बहुत सारा भाषा का और लेखों का क्या मिला है, भाषा को लेखों लिपियों का अनेक लेख मिले हैं। यहाँ पर भी बहुत सारा क्या मिला, अनेक भाषा का लिपि, बहुत सारे भाषा के लिपि और लेख मिले हैं। यहाँ भी बहुत सारे की लिपि और क्या मिले हैं, लेख मिले हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे का लिपि का लेख और क्या मिले हैं, लेख और लिपि मिले हैं। अब जब तक मिले हैं तो देवनागरी के यादव राजाओं का नागरी लिपि में बहुत से लेख पाए गए हैं। अब देवगिरी भी कहते रहा यहाँ पे। आप देखो कौन एक जगह के ना, देवगिरी की राजा, देवगिरी की बात होती तो देवगिरी के यादव के राजाओं का नागरिक कहा जाता था। लेकिन इस बदमाशी विशाल न कर, शांति से सुनता है। देखते यहाँ पर देवगिरी के यादवों की राजधानी कहा जाता था, नगरी। यादव की नगरी कौन, देवनगरी। यादवों की नगरी होती थी। देवनगरी किसकी नगरी थी, यादवों की नगरी थी। देवनगरी किसकी नगरी थी, यादवों की नगरी थी। किसकी नगरी थी, यादवों की नगरी देवनगरी थी। और यहाँ पे नगरी थी। इसी लिपि में बहुत से लेख पाए गए थे। बहुत से लेख क्या मिले गए थे, बहुत से लेख यहाँ पे पाए गए थे। यहाँ पर कौन सा लेख, बहुत से लेख पाए गए थे। क्या से मिले गए थे, बहुत से लेख पाए गए थे, बहुत से लेख पाए गए थे। सब बचता है, लाइन कट गलो से की मतलब है, 4 से 1 घंटा भी चलता है। 1 घंटा लाइन अभी बैटरी खराब हो, 2 घंटा 3 घंटा चलते रहा। बहुत से लेख पाए गए हैं, बहुत से लेख पाए गए हैं। अब इसकी बात आते तो इसके बाद आते तो उड़ीसा में। अब देखिए यहाँ तक लेख पाए गए हैं। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य राज्य, सब देखिए जितना ये भारत में राज्य रहा है, सारे राज्य में एक तरह से मान के ले, सारे राज्य में एक एक तरीका से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो कहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद बात हो तो किस जगह पे अब हम लोग देखते हैं, पश्चिमी कहाँ पे, पश्चिमी चालुक्य। एक जगह कथी, पश्चिमी चालुक्य में देखेंगे। कहाँ पे, पश्चिमी चालुक्य का, इस जगह पश्चिमी चालुक्य की बात होते हैं। जब पश्चिमी चालुक्य की बात है, पश्चिमी चालुक्य की बात है, जब पश्चिमी चालुक्य में हम देखेंगे तो पश्चिमी चालुक्य राजाओं के लेख भी नागरी लिपि में है। पश्चिमी लेख भी कहाँ मिलते हैं, राजाओं के, पश्चिमी चालुक्य में चालुक्य राजाओं के लेख भी नागरी लिपि के में थे। जो पश्चिमी चालुक्य के राजा थे, दिखाई दे छो विशाल, दिखाई दे छो, हाँ? पश्चिमी चालुक्य के राजा भी क्या थे, नागरी लिपि का लेख थे, ठीक ना। किसका, पश्चिमी चालुक्य के राजा जो थे उसका भी नागरी लिपि का लेख थे। इसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा में, किसमें, इसके भी क्या थे, अनेक नागरी लिपि, इनके भी अनेक लिपि अनेक लिपि थे, इनके भी अनेक लिपि थे, इसमें नागरी लिपि थे। उसके बाद कहाँ पे आ जाते, उड़ीसा में कौन सा गंग वंश था, उड़ीसा में कौन था, गंग वंश। उड़ीसा राज्य में गंग वंश था। गंग वंश का कहाँ पे था, गंग वंश, तो गंग वंश उड़ीसा में था। कहाँ पे गंग वंश था, उड़ीसा में। कोई पूछे गंग वंश कहाँ पे, किस राज्य में था, तो उड़ीसा में था। तो जब गंग वंश उड़ीसा में था, उधर कौन बिकिया है, बिकिया जाओ अंदर, हाँ अब भी शाम में कौन खोल दिलो, हाँ अंदर स्टूल है, क्या वो स्टूल की नहीं था, हम पे हम बैठ के विकी तू तो बैठा, हाँ तेरा ना खसका तो सा हर से उधर जाता था। साथ साथ चल जाते, कैसे बैठा देबे, साथ साथ चल जते, कथी करे जाते, आ छोटू, आ हमरा बगल में, एक हंस के ना नहीं आगे
अरे इधर खस के नहीं, इधर लेके गद सुनाई दे रहा हो तोरा। हाँ चल खसा को उधर, चल पूरा कोना में जो, कोना में पूरा कोना में जो तो जो कोना में तो सामने तो जो आवेला तू सकला ना जो कोना में खसू। हां ना हां बैठ तो रख ले। अब ये बेर क्यों आ? हां एक बार तक दे आ जो। हां आ इधर। हां आ एक बार इधर बैठ। आज चल जूता पहन लेते हैं क्या? तू कदे पहन लेते हैं? तू ऊपर तक चल जो। हाँ आ तो ऊपर चल जूता पहन ले। ना समझ बैठबै तब ना उहे ना लिखे के होइ छै। हाँ जो छोटू कौन? हाँ तो आप देखते हैं बैठ जाते सीट पे साहब। तो यहाँ तक हो गए तो इसके बाद समझ में बात के दिखाई देता। अब यहाँ तक हो गए तो इसके हाँ दिखा देता है हल्ला नगर। हाँ उड़ीसा के किस गंगवश कहाँ पे था? उड़ीसा राज्य में था। गंगवश कहाँ पे था? उड़ीसा राज्य में था। कहाँ पे था? गंगवश उड़ीसा राज्य में था। कुछ शासकों ने भी यहाँ पर क्या किया? गंग वंश के कुछ शासकों में भी ने क्या मिला है? कौन सी लिपि मिला है? नागरी लिपि। गंग वंश में, गंग वंश कहाँ पे था? उड़ीसा राज्य में था। हाँ तो उड़ीसा राज्य, गंग वंश के उड़ीसा राज्य का किस राज्य में था? गंग वंश। हाँ चल जाए कितना बड़का सवाल चल जाता है। गंग वंश था। कौन था? तो यहाँ पे गंग वंश में भी क्या मिला है? गंग वंश में यहाँ पर भी क्या मिला है? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कौन सा मिला है? कौन सा लिपि मिला है यहाँ पर? नागरी लिपि। कौन सा लिपि? गंग वंश में भी हमें नागरी लिपि का लेख मिला है। कहाँ पर? नागरी लिपि का लेख मिला। कहाँ पे? नागरी लिपि का लेख मिला है। यहाँ पर भी नागरी लिपि का लेख मिला है। तो कहाँ कहाँ पर नागरी लिपि के लेख मिला है, किस वंश में मिला है, पूरा इसकी जानकारी हम लोग जान जाएंगे धीरे धीरे। और उसके बाद वहाँ पर उड़ीसा के गंग वंश में मिला था। अब दक्षिण के पांडव प्रदेश में, कहाँ पे? दक्षिण में एक पांडव प्रदेश है। कहाँ पे? दक्षिण में पांडव प्रदेश। हम लोग दक्षिण में किस पांडव प्रदेश? तो दक्षिण में पांडव प्रदेश की बात होता है। यहाँ पर भी ये कहाँ पे था? दक्षिण में पांडव प्रदेश। तो दक्षिण में पांडव प्रदेश के बारे में हम समझेंगे, बात ना कर समझते रंजन देखना। शासकों के लेख भी किस लिपि में मिला गया है? दक्षिण के पांडव राजा था, दक्षिण के पांडव प्रदेश के राजा था, उसका नाम था कथी? राजा का वरगुण नाम था। यहाँ का राजा का क्या नाम था? वरगुण नाम था। इस यहाँ का राजा का नाम वरगुण था। क्या था? वरगुण। यहाँ का राजा का नाम क्या था? वरगुण। ये क्या था? वरगुण राजा था। क्या था? राजा था। जब ये राजा था वरगुण, या राजा था वरगुण, तो जब राजा था तो इसके बारे में हम जान लेते। यहाँ क्या क्या मिला था? का बात करे ले वही ना कहीं नहीं अपना आवेला तोरा से सामने आवेला हम ही भी याद है। चुप आले तो चुपचाप पर याद कर सुन। यहाँ पर तक देर के बाद पढ़बे। वो वर्गुण कौन था? यहाँ पर एक तामपत्र मिला। कौन पत्र मिला है? तामपत्र। तामपत्र का क्या नाम था? पलिनियम था। इस तामपत्र का नाम क्या था? इस तामपत्र का नाम, तामपत्र का नाम क्या था? तामपत्र का नाम, तामपत्र का नाम, इस तामपत्र का नाम तामपत्र, तामपत्र कौन सा था लेख? कथी? पालियम था। क्या था? पालियम था। पालियम। कहाँ पे? पालियम था। अब जब पालियम था, यहाँ तक पालियम इसकी, अब लेकिन पालियम मिला है। प्रथम तामपत्र में तमिल से शुरू होता है। प्रथम तामपत्र किससे शुरू होता है? तमिल से। जो प्रथम तामपत्र था या तमिल से, प्रथम वाला किससे शुरू हुआ था? तमिल से शुरू हुआ था। प्रथम वाला तामपत्र यहाँ का तमिल से शुरू हुआ था। प्रथम और दूसरी लिपि किससे शुरू हुआ था? इसकी जो दूसरी लिपि हमें, दूसरी जो इसका लिपि था, दूसरी लिपि किससे शुरू हुआ था? नागरी लिपि से। किस लिपि से? नागरी लिपि से। तो यहाँ भी नागरी लिपि को क्या मिला है? यहाँ भी नागरी लिपि का उल्लेख मिला है। किसमें? तो कहाँ पे? दक्षिण पांडव प्रदेश के वारगुण राजा था, उसने एक तामपत्र लिखवाया था। पालियम तामपत्र का नाम था। पालियम तामपत्र, उसमें प्रथम तमिल से शुरू हुआ था, और दूसरी जब इसका अथी किया गया था, दूसरी क्या था? नागरी लिपि का इसमें उल्लेख था। अब इसके बाद यहाँ इसकी सदी में जो इसकी ईसा 9वीं सदी था, इस जो लिपि था नागरी लिपि, नागरी लिपि कौन सदी में था? नागरी लिपि 9वीं सदी में था। किस सदी में था? 9वीं सदी में। किस सदी में था? 9वीं सदी में था। किस सदी में था? 9वीं सदी में था। आवे देखो, आवे यहाँ 9वीं सदी के था। शाम में कहना आवे छे
को मम्मी कर शाम में ये सब पढ़े के चलते कि शाम में ज्यादा पढ़े के होता है मार खाता है यहाँ तक सियान में बचल रहे दाम कहाँ बैठे बता बुरा लेके आ जाओ छत पर से और नीचे बिछा के बैठ दोस्तों कोई पाए ना है तो कथी करता है कितने बैठता है ऊपर सकता है हाँ शाम में अब है अब शाम में पढ़े हाँ आई पढ़ ले कल से शाम में ये ठीक ना लेके आ जो हाँ लेके आ आज पढ़ा दे कल से शाम में आवे जो छत पर से लेके आता है अच्छा से पढ़े शाम में बच्चा के पढ़ाई तो बच्चे पढ़ते अच्छा से सीखे के हो अच्छा से था। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक बाद यहाँ तक हो गए तब इसके बाद हम लोग देखते हैं जब इसके बाद यहाँ तक हो गए अब उत्तर भारत में किस सदी में बात होती रही 9वीं सदी में उत्तर भारत जो हम सहती उत्तर भारत में उत्तर भारत के किस बैटल का उत्तर भारत में किस भारत की बात हो चाहे उत्तर भारत की बात जब हो रहा है तो उत्तर भारत में हम देख सकते हैं उत्तर भारत में पहले पहल गुज्जर प्रतिहार राजों का उल्लेख नागी लिपि में दिखती है। उत्तर भारत में किसका लिपि उत्तर भारत में सबसे पहले गुज्जर का प्रतिहार जो था कहाँ का प्रतिहार गुज्जर का प्रतिहार का उल्लेख कहाँ का उल्लेख उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार का जो लेख था राजाओं का लेख किस लिपि में मिलता है नागरी लिपि लेख में मिलता है। हाँ? टेर रख लेते नहीं इस वजह से टेर हो रहा है ना सभी यो नन्नू तो टेर कंप्यूटर कर रहा है कंप्यूटर जब तक सीधा ना करोगे जब तक ना होते समझ लेगी ना बात नागरी लिपि का लेख मिला था ना है ऊपर यह है ता ही यहाँ बैठी यहाँ पीछे हाँ पीछे बैठो उधर जाके आगे ना बुझाता है यही पर बैठ यही पर चल बैठना यही पर बैठना तो यहाँ हाँ तो हटावा धोते सही से यहाँ ना समझे सबके बात कहलियो कोना में बैठे न समझे जैसे अरे वहाँ दिखाई दो तो जाए ना बैठे ना तो पीछे बैठूंगा रानी के बगल में जाके हाँ चलो हाँ 5 मिनट अभी बहुत चली पूरा खत्म कर हाँ। उत्तर भारत के कहाँ पे था गुर्जर की प्रतिहार कहाँ पे उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखा कहाँ पे गुर्जर प्रतिहार के राजाओं कौन था राजाओं का लेख भी किस में मिलता है गुर्जर पर उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार के राजाओं के नागरी लिपि में कहाँ पे यहाँ के राजाओं का भी लेख किस लिपि में मिलता है राजाओं का लेख नागरी लिपि में कहाँ पे मिलता है नागरी लिपि में कहाँ पे नागरी लिपि में कहाँ पे मिलता है नागरी लिपि में मिला है यानी उत्तर भारत के गुज्जर प्रतिहार के राजाओं का लेख भी नागरी लिपि में मिला है। बैठ हम अपने तो नागरी लिपि में मिला है। अब यहाँ तक हो गया तो इसके बाद हम कहाँ पे चलेंगे अब इसके बाद कहाँ पे मिला था उत्तर भारत के एक राजा था उसका नाम था मिहिर भोज राजा का क्या नाम था मिहिर भोज राजा के नाम था मिहिर भोज। इसका शासन काल कब से कब था अब देखिए कब से देखिए कब ना ये कब 840 से लेकर 841 ईस्वी में 840 से लेकर 841 ईस्वी में इन्होंने ग्वालियर के एक परिस्थिति लिखा था। क्या लिखा था लेख ग्वालियर का परिस्थिति याद रखते ग्वालियर की परिस्थिति ग्वालियर की जो परिस्थिति लिखा था जिसमें इन्होंने क्या क्या था ग्वालियर की परिस्थिति में इन्होंने नागरी लिपि में लिखवाया था। किस में नागरी लिपि में किस लिपि में लिखवाए थे नागरी लिपि के यह परिस्थिति किस लिपि में नागरी लिपि के संस्कृत भाषा में किस लिपि में संस्कृत भाषा में यानी नागरी लिपि के संस्कृत भाषा में लिखवाए थे। कौन सा लिपि ग्वालियर की परिस्थिति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में किसने मिहिर भोज ने 840 से 841 में। मिहिर भोज कहाँ का राजा था तो उत्तर प्रतिहार भारत का गुज्जर प्रतिहार का यह शासक था मिहिर भोज। यहाँ तक
गुज्जर प्रतिहार राजाओं के वहाँ गुज्जर प्रतिहार एक शासक होता था, उसके राजा का नाम था मिहिर भोज। उत्तर भारत में ये शासक होता था। 12वीं सदी, जितना ध्यान से समझ में ना तो पूरा क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते, इतना जान लेते, इतना ढंग से प्रारंभ। और 12वीं सदी में, अब किस सदी की बात हो है? 12वीं सदी में। अब आगे हम किस सदी में बात आ रहा है? हमारे 12वीं सदी में। तब 12वीं सदी की जब बात आवे तो यहाँ पे 12वीं सदी में सब देखते हैं। 12वीं सदी में किस सदी में? 12वीं सदी में किस सदी में? जब 12वीं सदी की बात हो रहा है, हाँ वो नया पेज आवे छे, खत्म थोड़ी होती, कितनो अनलिमिटेड। हाँ 12वीं सदी में किस सदी में? 12वीं सदी में। 12वीं साइंस पढ़ो तो और मजा तो पेपर पढ़े में। देखिए हाँ 12वीं सदी में तो सब पिक्चर में डाउनलोड कर लेबे, गूगल पर मारबे, एक बार सर्च करबे आराम से समझ। 12वीं सदी में के बाद धीरे धीरे ओहिला ने हिंदी पढ़ाओ जी, बाद में बहुत अच्छा से हैंड राइटिंग भी बन जाता है। 12वीं सदी के बाद उत्तर भारत में कौन था? हाँ लाइन से सीधा सीधा कैसे लिखला छु तका छु लिखा छु त लिखा छु पाता छु या चलना रहा है। अभी पढ़ावे के इतना पता भारत के उत्कृष्ट प्राचीन सुगम लिपि थी, जो क्या था? 12वीं सदी में उत्तर भारत के सभी हिंदू शासक, 12वीं सदी में किस सदी में? 12वीं सदी की बात हो जाए तो उत्तर भारत के जितना हिंदू शासक रहे, कौन शासक? उत्तर भारत की जितना भी हिंदू शासक था, जितना भी हिंदू शासक था उत्तर भारत का, कौन शासक? हिंदू शासक। हिंदू शासक ने क्या किया? उत्तर भारत का देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। किस सदी में? 12वीं सदी में। उत्तर भारत के जितना हिंदू शासक था सभी सदी, किस सदी में? 12वीं सदी में। क्या किस लिपि का प्रयोग किया था? देवनागरी। देवनागरी का लिपि का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। किस लिपि का? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किया था। जो इस्लामी शासक था, कल बताया तो अकबर मुगल शासक कौन? अकबर ने भी अपने सिक्कों पर क्या करवाए थे? अकबर का शासन काल 500 कुछ ईस्वी में बनल, समझ ले, इस 1526 के आसपास में चले, 1500 के काल में, 1500 ईस्वी में, 1500 लेकर बहुत दिन तक चल रही, जब तक देश आजाद न हो, जब तक 300 वर्ष तक शासन कर लो। 1500 से लेकर 1857 तक पूरा शासक चले अकबर के खानदान के। सबसे पहले बाबर, तभी ना हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब, जागीर और शाहजहां, औरंगजेब, ई सब वालों का बाद बहुत सारा फरूख सैयद, मोहम्मद रंगीला, कौन वह बेटा खानदाने बनते चल गए। और धीरे धीरे ऊपर लंबा खानदान बढ़ल, तो धन संपत्ति बटल, तो पर्दार फूट होल, फूट होके चलते दोसर आके अंग्रेज एक फायदा उठा ले। उसी समय जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर अनुमति न देती तो अपन देश न लुटती, वो अनुमति दे दिले, व्यापार कर, वो भी अपने फायदा के सोच कर दिले होते, लेकिन फायदा सोच रहे। लेकिन यहाँ पर आकर वो और लोग साथ में मंत्री संतरी गद्दारी, धन के लालच में गद्दारी कर दिली, जो वजह से देश गुलाम हो, और कुछ न बात गद्दारी की वजह से ही होले, और कुछ न। तो यहाँ तक बोले 12वीं सिक्कों पर क्या कहता है? नागरी लिपि। इसी प्रकार हम देखते हैं कि क्या पर 12वीं सदी में उत्तर भारत हिंदू के शासक, जो 12वीं सदी के देवनागरी लिपि का उल्लेख मिला है। और इसके बाद हम देखेंगे तो इस प्रकार देवनागरी की लिपि भारत के उत्कृष्ट प्राचीन सुगम लिपि थी। इस तरह से हम देखते हैं तो क्या था? भारत का क्या था? उत्कृष्ट लिपि कौन है? सबसे अच्छा लिपि कौन है? कोई पूछे भारत का उत्कृष्ट लिपि कौन? उत्कृष्ट लिपि कौन है भारत का? तो देवनागरी। कौन हो गया? देवनागरी। भारत का सबसे उत्कृष्ट लिपि देवनागरी लिपि है, जो प्राचीन सुगम लिपि है। इसका प्रयोग सारे देश में हमारे देख ले, यहाँ पर इसका प्रयोग हम देवनागरी लिपि का, नागरी लिपि का प्रयोग कहाँ पर देखे थे? हम अपने देश में पूरे देश में अनेक शिलालेख में देखे, प्रताम पत्र में देखे, सन्नों में देखे, राज्य के क्षेत्रों में देखे, और उदाहरण के लिए उपयुक्त था हम बहुत सारे में देखे। राजा प्रयोग किया, सिक्कों पर भी अंकित था नागरी लिपि का, बहुत सारे जगह पर इसका लिपि का उल्लेख था। तो इस प्रयोग था। इस तरह से हम लोग का कौन सा चैप्टर? यह चैप्टर नागरी लिपि खत्म, समाप्त हुआ। आज यहाँ पे टाइमो समाप्त हो गए। चलो टाइमो समाप्त हो गए।